नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की सुर्खियों के साथ। सभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 22 नवंबर को मतगणना। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने दी राष्ट्रपति को हालात की जानकारी। आज अपने खाता धारकों को ही सेवा देंगे बैंक। लेन देन पर वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा। वित्त मंत्रालय का बैंक लॉकरों को सील करने की खबरों से इनकार। जनधन खाते के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई की चेतावनी। 55 मौतों पर कांग्रेस की प्रधानमंत्री से माफी की मांग। मलकानगिरी में बच्चों की मौत पर खुलासा। इंसेफ्लाइटिस की जगह जहरीले फल बने मौत की वजह। केंद्रीय जांच दल की रिपोर्ट में दावा। चीन की बिंगजियाओ को मात देकर चाइना ओपन सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। कोरियाई खिलाड़ी से भिड़ंत। विशाखापट्टनम टेस्ट में इंग्लैंड पर फॉलो ऑन का खतरा। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस उपचुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। जिन लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं उनमें असम में लखीमपुर, मध्य प्रदेश में शहडोल और पश्चिम बंगाल में कूच बिहार और तामलुक लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं विधानसभा के उपचुनाव के लिए असम में बैथालांगसो, अरुणाचल प्रदेश में हायुलियांग, मध्य प्रदेश में नेपानगर, पश्चिम बंगाल में मोंटेश्वर, तमिलनाडु में तिरुपरंकुंद्रम, त्रिपुरा में बरजाला और खोवाई और पुदुचेरी में नेलीथोप में वोट डाले जा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में अरावाकुरुची और तंजावुर विधानसभा सीटों के लिए मतदान का काम जारी है और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच नोटबंदी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उधर कांग्रेस ने नोटबंदी से हुई मौतों की सूची जारी करते हुए प्रधानमंत्री से माफी की मांग की है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर कई अहम मसलों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने ये मुलाकात ऐसे समय में की है जब नोटबंदी पर संसद से सड़क तक सरकार को विपक्षी पार्टियों की आलोचना झेलनी पड़ रही है। माना जा रहा है कि करीब 45 मिनट तक चली इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को देश के मौजूदा हालात से अवगत कराया। इधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने 55 लोगों की सूची जारी की है जिनकी मौत नोटबंदी की वजह से हुई। कांग्रेस ने इन मामलों की जांच के अलावा प्रधानमंत्री से माफी की भी मांग की है। श्री नरेंद्र मोदी जी को न केवल इन 55 परिवारों पर देश के 125 करोड़ लोगों से फौरन माफी मांगनी चाहिए। इन 55 परिवारों को आर्थिक मुआवजा मिले और उनके मृत्यु के कारणों की जांच कर कार्रवाई की जाए। सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का ऐलान किया था। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, जिसके बाद से ही लोगों में अफरा तफरी का आलम है। हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज सभी बैंक सिर्फ अपने ग्राहकों को सेवाएं देंगे और दूसरे बैंकों के ग्राहक पुराने 500 और 1000 के नोट को नहीं बदलवा सकेंगे। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी बैंक से नोट बदलवाने की छूट है। नोटबंदी की मार झेल रहे बुजुर्गों के लिए आज का दिन राहत भरा होने की उम्मीद है। आज केवल बुजुर्ग बैंक में आकर पुराने नोट बदल सकेंगे, यानी बुजुर्गों के लिए बैंक आज खुले रहेंगे और बाकी लोगों के लिए बंद। वहीं बैंक सिर्फ अपने ग्राहकों को सेवाएं देंगे और दूसरे बैंकों के ग्राहक पुराने 500 और 1000 के नोट को नहीं बदलवा सकेंगे। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी बैंक से नोट बदलवाने की छूट होगी। शनिवार को हम अपने कस्टमर्स के जो पेंडिंग वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करने की चेष्टा करेंगे और कल का दिन हम एक्सचेंज ऑफ नोट्स की जो प्रतिक्रिया है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए हम एक्सेप्शन जरूर रखेंगे। अगर कोई सीनियर सिटीजन आता है तो निश्चित तौर पे उसकी रिक्वेस्ट पे गौर किया जाएगा।
दरअसल पिछले दिनों लंबी लाइनें होने की वजह से बुजुर्गों को नोट बदलने में दिक्कत आ रही थी। हालांकि सरकार ने बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था कराने का आदेश दिया था। वहीं नोट बदलने के बाद उंगली पर स्याही लगाने की सरकार की योजना कारगर साबित हुई है। इस नियम से बैंकों में 40% तक भीड़ कम हुई है। आने वाले दिनों में भीड़ की संख्या में और कमी आने की संभावना है। जब से पिछले 3-4 दिन से ये स्याही लगानी शुरू की है, हमने ये भी देखा है कि कतारों में काफी कमी है। ऑलमोस्ट 40% कई जगह पे कतारों में कमी आई है। पिछले हफ्ते अचानक बड़े नोटों को बंद करने के ऐलान के बाद बैंकों में नकदी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाजार में मौजूद पैसे का 86% हिस्सा बड़े नोटों का था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी से देश में हालात गंभीर हैं और अगर ऐसे ही हालात रहे तो दंगे भड़क सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि परेशान लोगों के लिए अदालतें दरवाजा बंद नहीं कर सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ निचली अदालतों में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नोटबंदी के खिलाफ निचली अदालतों में सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग को खारिज करते हुए इस पर रोक से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्टे के लिए केंद्र को ट्रांसफर पिटीशन दायर करने का विकल्प दे दिया है। इससे पहले कोर्ट ने लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। लोगों को हो रही परेशानियों पर कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई। कोर्ट का कहना है कि रोज लिए जा रहे नए फैसलों से जाहिर है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की थी। बैंकों में नोट बदलने पर स्याही के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने भी वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। आयोग का कहना है कि 19 नवंबर को कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को समस्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर राज्यसभा की कार्यवाही में शुक्रवार को भी लगातार गतिरोध बरकरार रहा। जहां सत्ता पक्ष ने नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद से माफी की मांग की, वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। गतिरोध जारी रहने से दोपहर 2:30 बजे के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ गया है। शुक्रवार को कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने गुरुवार को नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के बयान के लिए उनसे माफी की मांग की। सरकार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस काले धन के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। जो लोग दशकों से इस काले धन पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उनमें बेचैनी स्वाभाविक है, लेकिन आपके अंदर ये बेचैनी आए, ये अस्वीकार्य है। इसलिए ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन श्री गुलाम नबी आजाद साहब देश से माफी मांगे। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले से लोग परेशान हैं। पार्टी ने प्रधानमंत्री से माफी के साथ चर्चा के दौरान उनकी मौजूदगी की मांग दोहराई। देश को किस कगार पे धकेल दिया, इसके लिए तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की सरकार को हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीएसपी समेत दूसरे विपक्षी दल भी बहस के दौरान प्रधानमंत्री के मौजूद रहने की मांग कर रहे हैं। वहीं जेडीयू ने सत्ता पक्ष पर कार्यवाही में अवरोध डालने का आरोप लगाया। आपका सरकार है, आपका राज है, आपकी सरकार है, ट्रेजरी बैंक के लोग हैं। अनंत कुमार जी, इनको थोड़ा सुनने दीजिए, उनको रोकिए, 2 मिनट बात करने दीजिए। उनको सदन में आना चाहिए और जो डिबेट चल रही है और जिन लोगों के अभी जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी है तो उनकी बात को सुनना चाहिए और सुनने के बाद तो इनको सही डिसीजन लेना चाहिए। अवरोध के दौरान आसन ने कई बार सदस्यों से कार्यवाही में अवरोध नहीं डालने की अपील की। कांग्रेस मेंबर्स टू गो बैक टू योर सीट बिकॉज़ आई अलाउड आनंद शर्मा। आई वुड रिक्वेस्ट द ट्रेजरी बेंचेस टू गो बैक टू योर सीट। सी यू शुड कोऑपरेट विद मी। इसके बावजूद सदन में गतिरोध बना रहा और शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल सकी। भोजन अवकाश के बाद भी यही स्थिति बनी रही और कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि बैंक लॉकरों को सील करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि नए नोटों में सुरक्षा के लिहाज से उन पर खास किस्म की मुहर लगाई गई है। सरकार ने जनधन खाता धारकों, गृहिणियों और कारीगरों को आगाह किया है कि वो बैंक खातों का इस्तेमाल काला धन जमा कराने के लिए ना होने दें, नहीं तो उनके खिलाफ आयकर कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है।
अलग अलग राज्यों में ये नज़ारा आम है। नोटबंदी के ऐलान के 10 दिन बाद भी बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। नोट बदलने की सीमा घटाने और नोट निकालने में हो रही परेशानी से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। Because without giving sufficient notes, they have started this. For this we are having a lot of problems. हमारे लिए तो प्रॉब्लम है ना, क्रेडिट कार्ड नहीं, एटीएम कार्ड नहीं, समझे। हमारा छोटा सा अकाउंट रहता तो हमको ये प्रॉब्लम होता है इसमें। आज आई है, मैं तो रोज कहते थे आज कम हो जाएगी भीड़, आज कम हो जाएगी, करते करते हमारे घर में तो एक पैसा नहीं है, क्या करें। लोग जरूरी काम के लिए रुपए निकालने के लिए बार बार बैंक और एटीएम के चक्कर लगा रहे हैं। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में अभी भी बड़ी तादाद में एटीएम बंद पड़े हैं। जो चल रहे हैं उनमें पैसे नहीं हैं। हालांकि परेशानियों के बावजूद कुछ लोग सरकार के फैसले का बचाव भी करते दिख रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के हित में है, तो वो लाइन में लगने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पब्लिक को भी। तकलीफ तो होता है ना, बार बार लाइन पे क्यू पे आना पड़ रहा है। नोटबंदी का फसल और सब्जी मंडियों के कारोबार पर भी खासा असर पड़ा है। घर बैठने में ये कंडीशन होती है, 5 किलो वो भी ले ली उसने 100 रुपए की, 500 का नोट दे रहा है, नहीं है तो ग्राहक चला जाता है। ग्राहक चला जाएगा तो फिर आपका माल पूर्ण तरीके से बिक नहीं पा रहा है, कुछ बच रहा है, दूसरे दिन करते हैं। मतलब थोड़ी परेशानी तो हो रही है। कम से कम 30% 40% बिजनेस में, धंधे में अंतर आया है। इधर सरकार ने जनधन खाता धारकों को आगाह किया है कि वो अपने बैंक खाते में 500 और 1000 के नोट जमा करवाएंगे तो उनके खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है। लोगों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को चेक, डीडी और ऑनलाइन पेमेंट लेने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नोटबंदी के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना किसी तैयारी के नोटबंदी का फैसला लिया है। इससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए इसे वापस लिया जाए। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि नोटबंदी से सरकारी क्षेत्र तबाह हो जाएगा। नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। टीएमसी नेताओं ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस नोटबंदी के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग कर रही है। 72 आवर्स हम लोग इंतजार करेंगे, इसका बाद अनाउंसमेंट में नहीं चलेगा, एक्शन चाहिए। हम अभी जाने का पहले एक सुझाव देके जाती हूँ। आप जो डिमोनेटाइजेशन किया है, मेरे का साथ कोई ईगो का लड़ाई नहीं है। मैं खाली चाहती हूँ कि ये आम जनता को फैसला हो। दिल्ली में यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के विरोध में प्रदर्शन किया। संसद का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। अस्पतालों में लोगों के इलाज के लिए पैसा नहीं है, पूरा देश कतार में खड़ा हुआ है और मैं समझता हूं कि इस फैसले को जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना चाहिए। पूरे डिमोनेटाइजेशन में एक जांच होनी चाहिए जेपीसी की, क्योंकि ये एक सिलेक्टिव लीक करा गया है। सरकार का एक बड़ा घोटाला है जहां इनके दोस्तों को ऐसा लगता है कि पता था। केरल के सांसदों ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। उधर तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और मंत्रियों ने तिरुवनंतपुरम में मार्च निकालकर आरबीआई के ऑफिस के सामने धरना किया। उनका आरोप है कि नोटबंदी से राज्य में सहकारी क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा और इसका खामियाजा किसानों और छोटे कारोबारियों को भुगतना पड़ेगा। We also have a cooperative system which is going to be very badly affected. So they are willing to come forward and they are joining in these protest actions to help the people. Whether it's losses to the state governments because of this move, that should be compensated by the center. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बिना तैयारी के नोटबंदी से किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा में गुरुवार को दिए बयान के खिलाफ कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। हरिओम राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी का असर स्कूलों में मिड डे मील योजना पर भी पड़ा है। नकदी की कमी से शिक्षक बच्चों को भोजन देने की हालत में नहीं है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शिक्षकों को योजना के लिए लंबे वक्त से पैसा नहीं मिला है।
फर्रुखाबाद जिले के बाबरपुर गांव के इस स्कूल में शुक्रवार को बच्चों के लिए खाना नहीं बना। चूल्हा बंद है और रसोइये खाली बैठे हैं। अध्यापकों का कहना है कि उन्हें 7 महीने से मिड डे मील का पैसा नहीं मिला है। नोटबंदी के बाद ये मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पैसे के ऊपर है, जब पैसा हो जाएगा तो बनेगा खाना। अभी हम पैसे ही मिल रहा है तो खाना कैसे? नोटबंदी के बाद नोटबंदी की है समस्या। अब तक तो बंदी चला आ रहा था, लेकिन आया नहीं, मजबूरी में चल गया। ये कहानी फर्रुखाबाद के तकरीबन सभी प्राथमिक स्कूलों की है। शिक्षक संघ पहले ही आंदोलन की चेतावनी दे चुका है। संगठन के आह्वान पर हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था 1 दिवसीय। तो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अगर हमारी कन्वर्ट कास्ट नहीं आती है, नहीं मिलती है, तो आगे हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। अधिकारियों का कहना है कि नोटबंदी के बाद मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा है। जिस तरह से नोटबंदी आई है तो अब ऐसे में तो पूरा का पूरा आप समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा समाज ही उससे प्रभावित है। तो आज घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर टीचर जहाँ विद्यालयों में 200 400 बच्चे हैं, कैसे चलाना संभव हो? स्कूलों में मिड डे मील बनवाने की जिम्मेदारी प्रधान अध्यापक की होती है। उन्हें सारा सामान जुटाना होता है। उन्हें अपनी जेब से नकद भुगतान करना होता है, जो बाद में कन्वर्जन कॉस्ट के रूप में उन्हें मिलता है। नोटबंदी के ऐलान होने के बाद आम लोगों के अलावा मिड डे मील योजना के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। जल्द ही अगर इसके लिए भरपूर इंतजाम नहीं किए गए तो मिड डे मील बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, बाबरपुर गांव, फर्रुखाबाद। नोटबंदी का असर न सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी दिख रहा है। राजस्थान के फलौदी में गौशाला चलाने वालों का कहना है कि नोटबंदी के फैसले से उनके कामकाज पर खासा असर पड़ा है। बीकानेर जिले की फलौदी की ये गौशाला इन दिनों नोटबंदी की मार से बेहाल है। गौशाला में उन गायों की सेवा की जाती है जो अब दूध नहीं देती। ये संस्था स्थानीय लोगों के चंदे और सरकारी सहायता पर चलाई जाती है, लेकिन नोटबंदी के बाद अब इस संस्था को चारे की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एक गाय का करीब 100 रुपया खर्चा है। पैसे नहीं है। अभी ये ब्लैक मनी का वो सब हुआ, इसके लिए कोई जानदाता भी पैसा देते नहीं है। बैंकों में है, वो निकल नहीं रहा है। नीरा नहीं है, चारा नहीं है और पैसे भी नहीं। फलौदी में इस तरह की करीब 21 गौशालाएं हैं, जिनमें ज्यादातर चंदों से चलाई जाती हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से इन पर असर पड़ने लगा है। आज स्थिति यह है कि नोट बदलने का परिणाम हमें गौशाला संचालक मंडलों को ही भुगतना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि अगर ये नोटों की बदली और इसके नहीं परिवर्तन किया तो हम चारा कहां से लाएंगे। इस मुद्दे पर विपक्षी दल नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर हो गई है। जिनके पास हजारों करोड़ है उनको कोई तकलीफ नहीं है। उनको तो आराम से बैंक वाले भी सहयोग कर सकते हैं। उनका चेक से व्यवसाय चल सकता है, इंटरनेट बैंकिंग चल सकता है। सरकार ने पिछले 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोटों को बदलने का ऐलान किया था, जिसके बाद लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी का असर इन गायों पर भी पड़ेगा, इसका एहसास न तो शायद बीजेपी को था और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब सवाल यह है कि किस तरह से नोटबंदी की प्रक्रिया और ब्लैक मनी बाहर निकालने की प्रक्रिया को संचालित किया जाए, ताकि कम से कम इन निरीह गायों को बचाया जा सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ फलौदी के मलार से अखिलेश सुमन। हाईकोर्ट में नए जजों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच मतभेद जारी है। कोर्ट ने उन सभी 43 लोगों को जज के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया है जिन पर असहमति जताते हुए सरकार ने कॉलेजियम को वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हाईकोर्ट के नए जजों की नियुक्ति के लिए 43 नामों पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो इन्हें 3 हफ्ते में नियुक्ति दे। केंद्र सरकार ने नए जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए 43 नामों की सूची को वापस कॉलेजियम को भेज दिया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल एक बनाया था, एक्ट बनाया था इन्होंने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रिजेक्ट कर दिया था। तो आज की डेट में जो जजेस के अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो 5 जजेस जो कॉलेजियम के हैं वही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ अगर उन्होंने वापस भेज दिया है तो इसका मतलब वही नाम रहेंगे, उन्हीं का अपॉइंटमेंट होगा।
पिछली सुनवाई में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नए जजों की नियुक्ति की कोई फाइल उसके पास लंबित नहीं है। 77 सिफारिशों में से 34 जजों की नियुक्तियां कर दी गई हैं और 43 जजों के नामों की सिफारिशों को दोबारा देखने के लिए कोलेजियम को भेजा गया है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। असम के तिनसुकिया जिले के पेनगिर में सेना और उल्फा के बीच जारी मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 4 जवान जख्मी हुए हैं। इस बात की जानकारी असम के डीजीपी मुकेश सहाय ने दी है। सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में हालात अब सुधरते दिख रहे हैं। घाटी में 4 महीने से बंद पड़ी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल ये सुविधा अभी पोस्टपेड कनेक्शन वाले ग्राहकों के लिए बहाल की गई है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से घाटी में बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए थे, जिसमें 15 जुलाई से इंटरनेट सेवाओं पर रोक भी शामिल थी। वहीं शुक्रवार को कुपवाड़ा में कुछ अज्ञात लोगों ने एक सरकारी स्कूल में आग लगा दी, जिससे इमारत को काफी नुकसान हुआ है। घाटी में 10 सितंबर के बाद से 30 स्कूलों में आग लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ा रहा है। मौजूदा वक्त में उसके पास करीब 130 से 140 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा उसने अमेरिका से मिले F-16 समेत कुछ दूसरे लड़ाकू विमानों को परमाणु हमले लायक बना लिया है और कुछ को बना रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की ताज़ा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के सैन्य छावनियों और वायुसेना ठिकानों के सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के विश्लेषण से मोबाइल लॉन्चर्स और भूमिगत सुविधाएं नजर आती हैं जो परमाणु हथियारों से जुड़ी हो सकती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 4 प्लूटोनियम उत्पादन रिएक्टर और इसके 2 यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं के विस्तार से पाकिस्तान के जखीरे में अगले 10 साल में और वृद्धि होगी। ओडिशा के मलकानगिरी में हुई 96 बच्चों की मौत का कारण सिर्फ जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं था। प्रदेश सरकार की जांच में पता लगा है कि 96 में से 64 बच्चों की मौत एन्सेफेलोपैथी से हुई थी। ये रोग बाना चकुंदा के बीज खाने से होता है, जिसमें एंथ्राक्यूनोन नाम का केमिकल पाया जाता है जो दिमाग, मांसपेशियों, लिवर और दिल पर असर डालता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बच्चों के यूरिन टेस्ट में एंथ्राक्यूनोन पाया गया। पिछले दिनों मलकानगिरी में 96 बच्चों की मौत का जिम्मेदार जापानीज इंसेफ्लाइटिस को माना गया था। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद अब यह तय हो गया है कि केवल 32 बच्चे ही जापानी इंसेफ्लाइटिस का शिकार हुए थे। रिपोर्ट में सरकार से दोनों बीमारियों के कारणों की जांच आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जो दिमाग के केंद्रीय हिस्से पर असर डालती है। बात खेल की। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु चाइना ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने चीन की खिलाड़ी ही बिंगजियाओ को सीधे सेटों में हरा दिया। सिंधु ने ही बिंगजियाओ को 22-20, 21-10 से हराकर जीत का अभियान जारी रखा। सिंधु की ये चीनी खिलाड़ी पर 5 मैचों में तीसरी जीत है। बिंगजियाओ इस साल 4 खिताब जीत चुकी हैं। हैदराबाद की 21 साल की सिंधु को फाइनल में जगह बनाने के लिए आज कोरिया के सुंग जी ह्यून से मुकाबला करना होगा। हालांकि अजय जयराम को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में अब सिंधु के रूप में एकमात्र भारतीय चुनौती बची है। वहीं क्रिकेट में विशाखापत्तनम टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। इंग्लैंड पर फॉलो ऑन का खतरा मंडराने लगा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की पहली पारी में 103 रनों पर 5 विकेट गिर गए हैं। भारत के पास अभी भी पहली पारी के आधार पर 352 रनों की बढ़त है। इंग्लैंड को पहला झटका तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने दिया। शमी ने इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक को 2 रन के स्कोर पर चलता किया। इसके कुछ देर बाद सलामी बल्लेबाज असीम हमीद को जयंत यादव के थ्रो पर विकेटकीपर साहा ने रन आउट कर दिया। 80 रन पर इंग्लैंड ने 5वां विकेट खो दिया था। टीम इंडिया की तरफ से आर अश्विन को 2, जबकि मोहम्मद शमी और जयंत यादव ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले टीम इंडिया ने शुक्रवार को 4 विकेट पर 317 रन से आगे पारी खेलनी शुरू की। भारत की पहली पारी 455 रनों पर सिमट गई। कोहली तीसरे दोहरे शतक से चूक गए। वो 167 रन बनाकर आउट हुए। अश्विन ने 58 रनों का योगदान दिया। कल कोहली और पुजारा ने शतक लगाया था। आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। देश के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह,
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। परिवार के माहौल में राजनीति विचारधारा उन्हें विरासत में मिली। 1955 में ही इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुनी गयीं। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी ने राजनीतिक जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला उन्हीं का था। 1971 में मुक्ति वाहिनी को समर्थन देकर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया। निर्धन लोगों के उत्थान के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इंदिरा गांधी ने रजवाड़ों के प्रीवी पर्स खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने फैसलों की बदौलत इंदिरा गांधी ने राजनीति के वैश्विक मंच पर गहरी छाप छोड़ी। देश को परमाणु शक्ति बनाने में भी इंदिरा गांधी की भूमिका अहम रही। एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी लगातार 3 बार देश की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद 1980 से 1984 तक उन्होंने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली। 1984 में आज ही के दिन उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 22 नवंबर को मतगणना। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने दी राष्ट्रपति को हालात की जानकारी। आज अपने खाता धारकों को ही सेवा देंगे बैंक। लेन देन पर वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा। वित्त मंत्रालय का बैंक लॉकरों को सील करने की खबरों से इनकार। जनधन खाते के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई की चेतावनी। 55 मौतों पर कांग्रेस की प्रधानमंत्री से माफी की मांग। मलकानगिरी में बच्चों की मौत पर खुलासा। इंसेफेलाइटिस की जगह जहरीले फल बने मौत की वजह। केंद्रीय जांच दल की रिपोर्ट में दावा। और चीन की बिंगजियाओ को मात देकर चाइना ओपन सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। कोरियाई खिलाड़ी से भिड़ंत आज। विशाखापत्तनम टेस्ट में इंग्लैंड पर फॉलो ऑन का खतरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।